स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, अर्थात जब उन्हें खाली समय रहेगा तब आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप इस समय सो रहे हैं या जाग रहे हैं। उन्हें जब आना है वे आ जाएंगे। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो यहाँ पर मोहल्ले की एक रहवासी सोनाबाई आए अपने 4 बच्चों के साथ। जब लेखक से मिलने के लिए अस्पताल आती हैं तो वे, जैसा मोहल्ले में प्रचलित होता है कि अंकल कहने या चाचा कहने की पद्धति, वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को संकेत किया, इशारा किया कि ये तुम्हारे चाचा दी हैं। और जैसे चिड़ियाघर में, जू में हम दिखाते हैं बच्चों को कि वो देखिए बंदर, वैसे ही कुछ इशारे में उन्होंने कहा। अर्थात उनके कहने के ढंग से लेखक को लगा कि जैसे वे चिड़ियाघर के बंदर हों और उन्हें देखने के लिए कहा जा रहा है। एक अचंभित बात हो गई। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अब यहाँ पे किस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है वह खुद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। आए थे तो मिलने के लिए, लेखक के दुख और दर्द को बांटने के लिए और उसकी तकलीफ को जानने के लिए, उसे दिलासा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोग अकेले न जाकर पूरे परिवार को उठा ले गए हैं, जैसा सोनाबाई ने किया है। अपने 4 बच्चों को लेकर गई और चारों बच्चे वहां धमा चौकड़ी कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, जिससे लेखक को शांति नहीं मिल रही। वहां पे अशांति भरा वातावरण हो गया है। कोई प्रैक्टिस कर रहा है उनकी रेती पे, जो रेती की थैली लटकी उससे, और कोई जो है दवा की शीशी लेकर डांस कर रहा है, कोई कुर्सी पे चल रहा है, कोई खेल रहा है। इस तरह से वहां पर अस्पताल में शांति की जगह अशांति फैली हुई है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे तो भोले होते हैं और उसको क्या मालूम कि दवा का क्या महत्व है। खेलते खेलते लड़की ने दवा की शीशी को, बोतल को नीचे गिरा दिया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। यहाँ पर किस तरह से अपनी बात को बनाया गया है और किस तरह से लेखक को तकलीफ पे तकलीफ मिल रही उसका वर्णन है। दवा गई समझो, बीमारी गई। यह एक तरह का ढकोसला, एक तरह का अंधविश्वास। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, अर्थात लिमिट क्रॉस कर देते हैं। अभी सोनाबाई ने कम किया है, अभी उससे भी आगे लोग हैं जो इस तरह से बीमार को, मरीज को आराम देने की बजाय उसे परेशानी और दुख में, कष्ट में ढकेल देते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। कार, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा। औंधा पड़ना यानी उल्टा,
लेटकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। सत्यानाश आदमी उसके अच्छे काम नष्ट हो जाए, उसके सत्य का नाश हो जाए। मैंने दिल से कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। लेखक बताते हैं कि शहर वाले मिलने आते हैं तो गनीमत है, कुछ राहत है, लेकिन जब गांव से कोई मिलने के लिए आता है तब किस तरह की परेशानी, किस तरह की मुसीबत खड़ी होती है। लेखक कहते हैं जब गांव से कोई रिश्तेदार, सगे संबंधी मिलने आते हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। वे आओ देखते हैं न ताओ, न तो परिस्थिति को समझते हैं और सीधा केवल वे रोना बिलखना शुरू कर देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना घटित हो गई है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ और उनके अस्पताल के सामने, कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और जो व्यक्ति उसमें से उतरा हुआ उल्टा आकर लेखक की छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। साथ में ही उलाहने देता गया और भगवान को भी कोसता गया कि, कार वालों को भी कोसता गया कि क्यों नहीं उसने जल्दी लाया, अगर लाया होता तो वो जल्दी पहुंच जाते। साथ में उस कार वाले को भी दोष दिया जिससे लेखक की साइकिल टकरा गई और लेखक इस दशा में पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब सब कुछ होने के बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, जैसे कुछ एक लोग होते हैं शादी विवाह के समय में, किसी तरफ से नहीं होते, न लड़के की तरफ से न लड़की की तरफ से, लेकिन आते ही केवल नाचना गाना शुरू करेंगे, खाना पीना खा करके आराम से निकल जाएंगे। वैसे ही ये साहब थे, गांव से आए किसी और से मिलने के लिए पहुंच गए किसी और कमरे में, लेखक के कमरे में आकर के खूब रोए। वो कार वाला जिससे दुर्घटनाग्रस्त लेखक हुए थे उसको खूब बद्दुआएं दिए और लेखक के प्रति उन्होंने सहानुभूति दर्शाई। लेकिन जैसे ही लेखक का चेहरा देखे उन्हें पता चल गया कि यार वे तो गलत कमरे में आ गए और आकर के यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को सहानुभूति दे गए। जैसे उन्हें पता चला वे रोना बंद करके हंसने लगे और लेखक से माफी मांगने लगे कि मैं किसी और कमरे में जाने वाला था और किसी और कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में ही है। लेखक यहाँ पे बताते कि हमदर्दी दिखाने वालों का तरीका क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। वे बिना सोचे समझे कि वे जिसके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं यह वही व्यक्ति है जिससे वे मिलने आए कि कोई और है। जैसा कि वो गांव से आए हुए व्यक्ति ने किया, उसे मिलना गुप्ता जी से था, गुप्ता जी के कमरे में जाना था, लेकिन बिना पूछे, बिना जानकारी लिए, बिना तफ्तीश किए ही वह लेखक के कमरे में घुस करके वहां पर खूब देरी तक रो लिया। जब उसे पता चला कि तो गुप्ता जी का कमरा नहीं है तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ और वह माफी मांगने लगा। हैं अच्छा भाई माफ करना कहकर वह चला गया। उसने अपनी गलती के लिए, अपनी इस गलती के लिए लेखक से माफी भी मांग ली कि यानी जो कुछ मैंने रोया, तुमको तकलीफ दी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। अर्थात ऐसे लोग कितने बनावटी और दिखावटी होते हैं। दिखावा पसंद होता है कि इनके अंदर सच्ची सहानुभूति नहीं होती। लेखक किसी बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर सच्ची सहानुभूति नहीं होती है। कुछ देर लेखक के कमरे में रोए, बाद में जब मालूम पड़ा कि गलत कमरे में आए हैं तो दूसरे कमरे में जाकर, पड़ोस वाले बगल वाले कमरे में जाकर वहां पर रोना शुरू कर दिए। ऐसे लोगों के डायलॉग भी फिक्स होते हैं। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार
या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। क्या बात है। जब वो व्यक्ति आकर के लेखक के कमरे में उनकी छाती पर औधा होकर के रोने लगा और दुर्घटना करने वाली कार को और कार के मालिक को गालियां देने लगा, उनको दोषारोपित करने लगा, तो लेखक की पत्नी को लगा कि शायद यह लेखक का कोई रिश्तेदार है या बहुत नजदीकी मित्र है। इसलिए उन्होंने जरूरी समझा, भलमनसाहत के नाते, एक अच्छे रिश्तेदार के नाते या अच्छे मित्र के नाते उन्होंने जाकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। लेखक यहाँ पे यह बताते हैं कि किस तरह से लोग होते हैं और आकर परेशान करके जाते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। कवि जी का नाम क्या है? लपकानंद। अर्थात जो कोई भी बात लपक लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए लेखक ने एक नाम दिया है लपकानंद। कवि का है लपकानंद। उनकी बेतुकी मतलब जो कि बकवास भरी है, अर्थहीन है, कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जैसे किसी से कर्ज लिए हो व्यक्ति, और जैसे ही मालिक को देखे जिसने कर्ज दिया, उसको देखते ही इंसान गायब हो जाता है। ऐसे ही लेखक जब कवि लपकानंद जी को देखते हैं तो वे उन्हें दूर से देख कर ही भाग खड़े होते हैं। लेखक ही नहीं परेशान है उनसे, पूरा शहर परेशान है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितनी बढ़िया कविताएं लपकानंद जी सुनाते होंगे। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाना जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीना होता है, नहीं पीते हैं तो माताएं बहनें जो हैं उनका मुंह पकड़ के जबरदस्ती चम्मच से उनके मुंह में दूध डाल ही देती हैं। वैसे ही वो कवि महोदय थे। आपको सुनना है या नहीं सुनना है, लेकिन वे जबरदस्ती मिलने के बाद 1-2 नहीं 10-20 कविता बिना सुनाए आपको वहां से जाने नहीं देंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। मतलब उनका यह कहना है कि मैं बहुत व्यस्त था कवि सम्मेलन में, लेकिन व्यस्त होने के बावजूद भी मुझे आपकी फिक्र थी, आपकी चिंता थी। वहां पर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में ही यह कविता बनाई। यह कहकर झोले से वे डायरी निकाली और लगे सुनाने। हाँ, रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई, यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह से उन्होंने तुकबंदी करके लेखक को, दुखी और परेशान लेखक को अपनी तरफ से कविता सुनाई। लेखक सुनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें सुननी पड़ी। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। लेखक यहाँ पर कवि लपकानंद जी की विशेषताओं को बताते हैं और कहते हैं कि वे मुझे दुख देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। एक तो कविताएं सुनाए जो कि नीरस थी, तर्कहीन थी, और दूसरी तरफ वे जैसे यह बता रहे हो कि अब तक मुझसे दूर दूर रहते थे, मेरी कविता नहीं सुनते थे, आज तो दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में पड़े हो, आखिर अब भागकर कहाँ जाओगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक इस तरह से बहुत ज्यादा दुख और कष्ट भुगते हैं अपनी टांग टूटने के बाद, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुम दूसरी टांग तोड़ना तो इसी जगह पर तोड़ना, ऐसे शहर में तोड़ना जहां उनका कोई परिचित ना रहता हो, क्योंकि ये परिचय वाले मिलने आते हैं, वो सहानुभूति दर्शाने आते जरूर हैं, लेकिन वे और अधिक कष्ट दे करके चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने हमदर्दी जताने वाले लोगों से मिलने वाले दुखों का और सरकारी अस्पतालों का वर्णन किया हुआ है। आगे देखते हैं कुछ एक व्याकरण। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी के नाम होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। यहाँ पे नाम आया है सोनाबाई, बच्चों, ये दोनों नाम हैं, तो यहाँ संज्ञा हुए। सोनाबाई किसी एक विशेष का नाम है, सभी का नाम सोनाबाई नहीं है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बच्चा ही कहते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा। गाय बहुत दूध देती है, यहाँ पे फिर 2 नाम आए हैं, एक है गाय, दूसरा है दूध। गाय, सभी दूध देने वाली गायों को गाय ही कहते हैं, तो गाय जातिवाचक संज्ञा। दूध, दूध चूंकि लिक्विड है, द्रव्य है, तो और उसे मापा जाता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर यहाँ पे नाम है, जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं उसे कहते हैं ईश्वर, और जो करते हैं उसे कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना यह एक भाव है, भाववाचक। ईश्वर, ईश्वर यह एक तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि एक विशेष का नाम है ईश्वर, व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। अब यहाँ पे एक नाम आया सैनिक, दूसरा और दूसरा नाम आया और दूसरा टुकड़ी। यहाँ पे देखेंगे तो जो सेना में होते हैं उन्हें सैनिक कहते हैं, और सभी सेना में रहने वालों को सैनिक के नाम से जानते हैं, इसलिए जातिवाचक। टुकड़ी किसी एक से नहीं बनती है, बल्कि कईयों से बनती, इसलिए यह जो है आपका समूहवाचक। एक और चीज, ईश्वर, ईश्वर या जातिवाचक। कैसे? कि उस तरह के जितने हैं जो दूसरों को जीवन देते हैं, तो उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी ये द्रव्य है, इन्हें दुकान से आप खरीदते हैं, तो द्रव्यवाचक। महंगे, महंगा होना एक भाव है, यह भाववाचक।
गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा एक विशेष स्थान का नाम, यह व्यक्तिवाचक। तरंगायित होना, तरंगायित होना यह आपका भाववाचक। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों यह आपका जातिवाचक। दल समूहवाचक। अपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। आपने, यहाँ पे विदेश शब्द जो है वह शब्द किसी का नाम है और सभी विदेशों को विदेश कहते हैं, इसलिए यह आपका जातिवाचक। भ्रमण, भ्रमण यह एक भाव है, तो भाववाचक। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। अब यहाँ पर कहानी यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। समाज यह आपका समूहवाचक। समाज एक से नहीं बनता है। चित्रण मिलता है। चित्रण, किसी चीज को आप चित्रण कहते हैं तो यह जब चित्र जैसा बनाते हैं उसे चित्रण कहा जाता है। तो यहाँ पे ए भाववाचक। सागर का जल खारा होता है। सागर यह जातिवाचक। जल यह आपका द्रव्यवाचक।